हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए अपनी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा पे जुड़ते हैं। सुबह ये कक्षा 8 बजे प्रारंभ होती है आपके लिए और आप बड़ी संख्या में जुड़ते भी हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो हमारे पास 48 और 49 है। आर्टिकल 48 पढ़ेंगे, साथ ही साथ 49 पढ़ेंगे। 48 के साथ एक व्यवस्था ये भी है कि उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48A को भी जोड़ा गया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 सेपरेट आर्टिकल को आज हम लोग इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। और क्लास की ओर आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो अनुच्छेद है आज वो है 48, वो है 48। तो अनुच्छेद 48 की शुरुआत करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 48 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और अनुच्छेद 48 के बारे में अगर देखा जाए तो लिखा है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो कृषि और पशुपालन है, देखिए राज्य प्रयास करेगा कि जो कृषि और पशुपालन है उसे आधुनिक पद्धतियों तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से संगठित करे। कृषि और पशुपालन दोनों को ही आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। विशेषकर राज्य प्रयास करेगा कि अच्छे नस्लों का विकास हो सके, उनका संरक्षण हो सके। जो अच्छे नस्ल हैं वो नस्ल दोनों ही चीज़ों के लिए पर्याप्त हैं, दोनों ही चीज़ों के लिए इसकी बात है, वो चाहे पशुपालन हो या वो कृषि में हो। कृषि की भी बात करें तो जो कृषि के अंतर्गत अच्छे बीजों का जो उत्पादन है, वैज्ञानिक ढंग से अच्छे बीज जो हैं वो बनाए जाएं। तो इन बातों को लेकर यहाँ पे प्रयास किया जाएगा कि अच्छे नस्लों का संरक्षण किया जा सके, अच्छे नस्लों का विकास किया जा सके। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि विशेषकर जो दुधारू पशु हैं और जो मालवाहक पशु हैं इनके वध को रोका जा सके, इनके वध को अर्थात इनकी हत्या को रोका जा सके, ये प्रयास करेगा राज्य। तो आर्टिकल 48 में जो बातें लिखी गई हैं देखने में तो आपको साधारण प्रतीत होती हैं। देखने में तो लगता है कि बस ठीक है, कह दिया गया कि वैज्ञानिक ढंग से संगठित करे, आधुनिक ढंग से संगठित करे, हो गया। हो नहीं गया, इसमें बहुत बड़ी बातें हैं, ऐसी बातें हैं जिनको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आज आप जिस स्थिति में हैं, आपका देश आज जिस मजबूत स्थिति में है, उसके पीछे इन लाइनों का, इन अनुच्छेदों का कितना बड़ा योगदान है। ध्यान करिए कि जब अंग्रेज भारत से गए थे उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी और उस समय लोगों के पास भोजन का क्या हाल था, भोजन का क्या हाल है। हम लोग कहानियां सुनते हैं कि हमारे प्रधानमंत्रियों को अन्य देशों के सामने जाके अनाज मांगना पड़ता था कि हमारे लोगों को दोनों टाइम भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप हमें अनाज दे दें, इस रूप में हमें मदद करें। ये स्थिति थी। 1950 के बाद से ये स्थिति काफ़ी दिनों तक बनी रही। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने शुरुआत की, 1951 से 1956, और इसमें कृषि को महत्व दिया गया, सुधार भी शुरू हुए। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रोजगार को ध्यान देखते हुए भारी उद्योगों को महत्व दिया गया और 1956 से लेके 1961 तक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भारी उद्योगों को महत्व मिला। कृषि थोड़ी सी हल्की रह गई। तो जहां हमें भोजन के रूप में सशक्त हो जाना था वो हुआ नहीं। खैर, चीजें अच्छी तरीके से आगे बढ़ने लगी और दोनों ही रोजगार और कृषिगत समस्याओं के समाधान को तल्लीनता से भारत ने करना शुरू कर दिया। और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से 1966, और 1961 से 1966 में प्रयास किया गया था कि हम कृषि और उद्योग दोनों को महत्व दें। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को महत्व दिया गया। लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि कम से कम हम भोजन के रूप में, पोषाहार के रूप में तो कम से कम सशक्त हों।
और ये स्थिति नहीं बन पाई और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसा महसूस किया गया कि दोनों विकास को आगे ले चला जाए तो शायद हम सक्षम हो सके। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देश को झेलनी पड़ी। 1962 में हमें चीन से युद्ध झेलना पड़ा, 1962 में चीन से युद्ध हो गया। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। तो आप देखो 61 से 66 पंचवर्षीय योजना तीसरी है और हम दो बड़े युद्ध लड़ रहे हैं, 62 में चीन से, 65 में पाकिस्तान से। और 66 की जो स्थिति थी उसमें कहीं न कहीं दुर्भिक्ष, अकाल, बारिश नहीं हुई। लिहाजा भारत में स्थिति ये हो गई भोजन की कि हम बिल्कुल अपने निचले पायदान पे आ गए, अत्यधिक भुखमरी की स्थिति हो गई। लिहाजा राज्य को ये अनुच्छेद याद आया, कौन सा? आर्टिकल 48, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि देश कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करे। अभी तक हम कृषि पे फोकस कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ कृषि का तरीका क्या था? वही निर्वाह कृषि, जीवन चलाने मात्र के लिए कृषि, न कि कृषि को हम उत्पादकता के रूप में देख रहे थे कि हम इतना उत्पादन करें कि उससे कुछ आय के स्रोत बना सके। केवल जीवन निर्वाह कृषि हो रही थी और जीवन निर्वाह कृषि का परिणाम ये हुआ कि इतनी दयनीय स्थिति भोजन के रूप में हो गई। पहली बार वैज्ञानिक ढंग से कृषि को भारत में संगठित करने का प्रयास किया गया। 1966 से लेकर 1967 के बीच में तय किया गया 1 ईयर प्लान, और इस 1 ईयर प्लान का उद्देश्य था मुख्यतः कृषि। और इस बार प्रयास किया गया कि हम वैज्ञानिक ढंग से संगठित करेंगे। रासायनिक उर्वरकों का हमने आयात किया, अच्छे किस्म के नस्लों का हमने आयात किया और प्रयास किया कि हम इस ढंग से संगठित करके कुछ अच्छा कर पाएं अपने देश में कृषिगत उत्पादन में। हालांकि रबी की फसल अच्छी नहीं हुई, खरीफ की फसल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि बारिश का मामला जो था वो कुछ ठीक नहीं रहा। लेकिन जब रबी की फसल की बात आई, विशेषकर गेहूं उत्पादन की बात आई, तो ये वही टाइम है कि जो हम लोगों ने गेहूं के अच्छे बीज और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, सिंचाई का प्रयोग किया, और परिणाम स्वरूप 200 मीट्रिक टन का जो उत्पादन हुआ अचानक से भारत में गेहूं का उत्पादन, इसी को अमेरिकी वैज्ञानिक लॉर्ड विलियम ने भारत के लिए हरित क्रांति का नाम दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। तो जैसे ही हमने वैज्ञानिक ढंग से चीजों को करना शुरू किया, हमारे यहाँ हरित क्रांति जैसी व्यवस्था हुई और उसके बाद कभी देश ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि देश ने लगातार वैज्ञानिक ढंग से फिर कृषि और पशुपालन दोनों पे फोकस करना शुरू किया। और तब से लेकर आज तक हम खाद्यान्नों के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं। इवन आत्मनिर्भर ही नहीं, हम दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातक हैं। हमारा बफर स्टॉक आज इतना बड़ा है कि अगर 2-3-4 वर्ष तक अगर उत्पादन न हो और बारिश न हो, बावजूद हमारे अपने लोगों को भोजन देने की क्षमता भारत के पास है। ये हुआ जब आर्टिकल 48 पे नजर गई, और जब आर्टिकल 48 के माध्यम से जब हम लोगों ने उसके व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो इतना बदलाव हमें जो है वो देखने को मिला, इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऐसे ही अगर हम पशुपालन के रूप में देखें, वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है? वर्तमान में भारत की स्थिति ये है कि हम दुग्ध उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े देश के रूप में, सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभर कर आए हैं। इवन दुनिया में जो विश्व की दुग्ध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की जो स्थिति है दुनिया में, उनमें हमारा जो मानक है वो वैश्विक मानक से ज़्यादा उपलब्धता हमारे प्रति व्यक्ति को मिलता है। जबकि दुनिया की अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर के सबसे बड़ी आबादी वाले देश वाले हम लोग आबादी वाले देश हैं। बावजूद इसके अगर आप देखो तो दुग्ध उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी ऊपर है, ऐसा हम देख सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब हमने पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास किया, और तब जाके इस रूप में चीजें निकल कर आई हैं। और आज हम दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश। हाँ, इसी तरीके से जैसे हरित क्रांति हुई, ऐसे हम लोगों ने श्वेत क्रांति करी। हमारे देश में बड़े स्तर पर पशु हुआ करते थे, लेकिन
उनसे उत्पादित होने वाला जो पदार्थ था, जो कच्चा सामान के रूप में उसकी जो क्षमता थी उसको सुरक्षित रखने की, वो बड़ी अल्प थी। वैज्ञानिक ढंग से उसको सुरक्षित करने का जब प्रयास किया गया, जब वो देश में जब उसको ट्रांसपोर्टेशन के लायक बनाया गया, पाश्चुरीकरण के माध्यम से उसे 2 से 3, 4, 5 दिन तक जब उसे सुरक्षित रखने जैसी व्यवस्थाएं कर दी गई वैज्ञानिक ढंग से, तो आज भारत दूध के मामले में, दुग्ध के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। ये सब तब हो पाया है जब कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न प्रकार के फसलों की बात करें तो फसलों में बड़ी क्रांतिक परिवर्तन किया गया और फसलों में अलग अलग ढंग से हम लोगों ने फसल के लिए जो बीज हैं, अच्छे नस्ल के बीज हम लोगों ने बनाए, जीन मॉडिफाइड बीज हम लोगों ने बनाए, संवर्धित बीज बनाए। और आज स्थिति ये है कि हमने फसल चक्र का भी जो समय है, समय अवधि कम किया। जैसे खरीफ की फसल में 4 महीने में जो फसल पकती थी, आज उसकी स्थिति हम लोगों ने इस कंडीशन में कर दी है कि 70 दिन के भीतर उन फसलों को लगाने से लेकर काटने तक की स्थिति होती। बारिश कम से कम भी हो तब पर भी हम धान की पैदावार कर पा रहे हैं। थोड़ी सी भी बारिश में हम धान की पैदावार कर पा रहे हैं। सिंचाई के माध्यम से हम धान का उत्पादन, खरीफ की फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो ये जो फसल के जो टाइम था फसल लगाने से लेके काटने के, उस समय को कम करने से उत्पादकता बढ़ी है। जो मानसून का जुआ के आधार पर जो भारतीय कृषि थी, इस कृषि में बहुत कुछ सुधार हुआ है। ये सब तब संभव हो पाया है जब अनुच्छेद 48 के उद्देश्यों को देश ने मजबूती से समझा। राज्य ने इस आशय पे बड़ा प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ शोध संस्थान हैं जो पशुपालन के लिए जानवरों के अच्छे नस्लों, पशुओं के अच्छे नस्लों पर विकास करते हैं, विकास पे काम कर रहे हैं। मुर्रा भैंसे, साहीवाल गाय जैसे उच्च नस्लों का विकास हुआ है देश में, और यही कारण है कि दुग्ध का उत्पादन इतने बड़े स्तर पर हो पाया। तो ये सारी बातें इस ओर इंडिकेट करती हैं कि अनुच्छेद 48 में जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों पर जब राज्य ने काम किया तो देश की स्थिति अत्यधिक मजबूत हुई है और देश में पूरा का पूरा कायापलट हमें देखने को मिलता है। इसी अनुच्छेद के अंदर एक और बात है कि राज्य प्रयास करेगा कि दुधारू और मालवाहक पशुओं के वध को रोका जा सके, इनकी हत्या को रोका जा सके। विशेषकर अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद गो हत्या निषेध की बात करता है, गो हत्या निषेध की बात करता है। और गांधी जी भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, इस बात को लेके कि गो हत्या न की जाए। तो ऐसी स्थिति में इस अनुच्छेद को आर्टिकल 48 में गो हत्या निषेध की बात को गांधी के विचारों से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद के रूप में भी जाना जाता है, गांधीवादी अनुच्छेद के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये था आपका अनुच्छेद 48। इसी अनुच्छेद के साथ एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया, एक और अनुच्छेद लगा दिया गया, जिस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 48A। कुछ उदाहरण हमारे पास हैं आर्टिकल 48 के क्रियान्वयन को लेके, 48 के क्रियान्वयन को लेके। जैसे स्वदेशी गो जाति नस्लों परीक्षण और सुधार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया गया है सरकार के द्वारा। इसी तरीके से राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उद्यमिता विकास और पोल्ट्री, भेड़, बकरी सहित पोषण चारा विकास में नस्ल सुधार पर भी एक योजना लाई गई है। इसके अलावा पशुधन स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, डेयरी विकास के लिए भी राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण है, डेयरी अवसंरचना विकास निधि है, पशु अवसंरचना विकास निधि है। इस तरीके से सरकार के बहुत सारे कार्य हैं जो पशुपालन के संबंध में देखने को मिला है। इसी तरीके से लैब टू लैंड, लैब्स
के जो शोध हैं वो जमीन तक पहुंचे। इस योजनाओं के माध्यम से भी सरकारों ने कृषि के विकास में पर्याप्त योगदान देने का प्रयास किया है। बढ़ते हैं आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48 को, इसे 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए जोड़ा गया 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। पर्यावरण, वन्य जीवों का संरक्षण आदि की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य प्रयास कि पर्यावरण का संरक्षण करे जिसमें नदी, झील, वन एवं वन्य जीव शामिल हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रयास करने की बात की गई है कि राज्य प्रयास करेगा, पर्यावरण संरक्षण करेगा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डीपीएसपी है। लेकिन डीपीएसपी होने के बावजूद भी इसमें लिखी गई बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और वो जो अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है, जब राज्य उस पर काम करता है तो वाकई में परिणाम हमें देखने को मिलता है। हम बड़ी मजबूती से कह सकते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए जो वास्तविक प्रयास, जो राज्य सरकारों पर उद्देश्यात्मक, दबावात्मक जो प्रयास शुरू करने की स्थिति बनी, वो यही वो अनुच्छेद है जो इसके आने के बाद देश में व्यापक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की चीजें हैं जो शुरू हुई। जैव आरक्षित क्षेत्र की बात हम लोग कर लें, जैव आरक्षित क्षेत्रों की बात अगर हम लोग कर लें, हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लें, हम लोग नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क की बात कर लें, या हम लोग जीन बैंक की बात कर लें, या जो अजायब घर के माध्यम से जो संरक्षण हमने देने शुरू किए देश में, या यूं कह लें कि भारत में जो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की जो बात शुरू हुई, जो दो रूपों में हमें देखने को मिलता है, एक इन सीटू स्वस्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू जो पर स्थानीय संरक्षण, ये दोनों ही संरक्षणों का प्रयास जो है इस संशोधन के बाद व्यापक स्तर पे देश में देखने को मिला। इनके माध्यम से, इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रयास किया गया कि हम वनों को, वन्य जीवों को सुरक्षित करें, इन्हें बचाएं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है और जैव विविधता का भी संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के साथ जुड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर हम जीवन, जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, और इसी आधार पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी देश में चलाई गई हैं। विभिन्न प्रकार के जो विशिष्ट जीव हैं, जो देश में बड़े दुर्लभ रूप में पाए जाते हैं, उनके बचाव के लिए भी विविध प्रकार के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बनाए गए हैं देश में। साथ ही साथ अब हमारा प्रयास है कि हम विलुप्त होते जो भी जीव हैं उन्हें बड़े स्तर पर हम लोग बचाएं। इसके लिए भी बड़े हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हैं वो संचालित हो रहे हैं, और इन सब के पीछे आधार क्या है? इन सब के पीछे आधार है आर्टिकल 48A। इस अनुच्छेदों के आने से तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके समय में ये संशोधन करके ये अनुच्छेद डाला गया, उनके प्रयासों के कारण उन्हें पर्यावरणविद के रूप में देखा जाता है। जब दुनिया इस पे केवल बात कर रही थी कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, हम पर्यावरण को देखेंगे, पर्यावरण के लिए काम करेंगे, तब भारत एकमात्र ऐसा देश था जो अपने संविधान में इस बात को एंट्री कर रहा है कि हमारा देश, हमारा संविधान कह रहा है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण संवर्धन करे। इस स्तर पर शायद किसी ने उस टाइम काम किया था। और ठीक बात अगर हम लोग करें तो ये वही दशक है जिस दशक में पूरी दुनिया ने सोचने का प्रयास किया था कि हम पर्यावरण संरक्षण पे कुछ काम करेंगे। तब
भारत बड़ी मजबूती से आगे आया था इस काम को करने के लिए। तो आर्टिकल 48 में ही क्यों पर्यावरण संरक्षण की अगर बात थी, ये संविधान में कहीं भी रख सकते। संविधान में कहीं भी रखने से काम नहीं बनता, क्योंकि आर्टिकल 48 वो अनुच्छेद था जिसमें कृषि की बात की गई थी। कृषि के साथ अगर जोड़ा जाए तो हमारे जो वन हैं वो कृषि के साथ जुड़ जाएंगे, हमारे जो फसल हैं, जो वन हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो कृषि के साथ जुड़ जाएंगे, और जो जीव जंतु हैं वो पशुपालन के साथ जुड़ जाएंगे। तो 48 में जीवों से संबंधित और वनस्पतियों से संबंधित बातें थी। और जब पर्यावरण संरक्षण में भी हम बात करेंगे तो विशेषकर वन और वन्यजीव बचाने की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में 48 के अलावा हमें कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं देता है जो इन पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए हम डाल सके। यही कारण था कि 48 के पास 48 को 48A बना के हमने पर्यावरण संरक्षण की बात की। और आज देश, हमारा देश दुनिया में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए एक आइडियल देश के रूप में देखा जाता है, और हम सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों के मजबूत हिस्से हैं, और संरक्षण से संबंधित जितने भी प्रयास है उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव इंडिया ने शुरू किए हैं। आर्टिकल 48A। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं, और अगला अनुच्छेद है 49। लेकिन उससे पहले हमने काम क्या किया है, सरकार के द्वारा जो अनुच्छेद 48A के क्रियान्वयन के लिए काम किया गया है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई है। वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया हम लोगों ने। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून तथा मिशन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, स्थायी आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, वायु प्रदूषण अधिनियम बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है। ये सारे प्रयास आर्टिकल 48A के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, नीति निर्देशक तत्वों पे जिस पे राज्य ने मजबूती से, तल्लीनता से काम न किया हो। हर एक पर राज्य ने बड़ी मजबूती से काम किया है, जिसको हम लगातार देख पा रहे हैं। आइए आर्टिकल 49 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 49 की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 49 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 49, ध्यान रखना है कि आर्टिकल 48A और आर्टिकल 49 ये दो ऐसे अनुच्छेद मिलेंगे जिसमें लिखी गई बातें मूल कर्तव्य से भी मिलती जुलती लगेगी। आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात है, मूल कर्तव्य में भी आपको पर्यावरण संरक्षण, नदी, वन, झील, वन्यजीव ये आपको मिलेंगे। और आर्टिकल 49 ऊपर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण से जुड़ा है। ऐसे ही सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण से आपको जुड़ाव मिलेगा। तो कई बार हो सकता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों को इस तरीके से पूछा जाता है जैसे लगे मूल कर्तव्य है। भाषा इस तरीके से मैनेज कर दी जाती है कि आपको लगता है मूल कर्तव्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्य जब लिखा होगा कि राज्य प्रयास करेगा तो आप समझ जाएंगे कि राज्य प्रयास करेगा तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और जब बात होगी कि नागरिक प्रयास करेगा, जब नागरिक के लिए वो पर्यावरण संरक्षण की बात होगी तो फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। जब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नागरिक करेगा तो मूल कर्तव्य, और जब इसका यही काम जब राज्य करेगा तब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिकल 48A और आर्टिकल 49 ये दो मूल कर्तव्यों के साथ दिखाई पड़ते हैं, मूल कर्तव्यों के जैसे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ राज्य प्रयास करेगा लिखा है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं या फिर जो स्थान या फिर जो वस्तुएं, कौन सी राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं, कैसी वस्तुएं जिन्हें हम राष्ट्रीय महत्व का मानेंगे, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कलात्मक महत्व की या ऐतिहासिक महत्व की। तो कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व की जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के संरक्षण की बात करेगा।
साथ ही साथ लिखा है कि राज्य प्रयास करेगा कि ये जो चीजें हैं, संस्मारक स्थान वस्तुएं, ये लुंठन विरूपण, विस्तारण, व्ययन एवं निर्यात से संरक्षण करेगा, है ना। राज्य प्रयास करे कि इनका क्षय न हो। लुंठन से, विरूपण से, लुंठन का मतलब है कि जब किसी वस्तु को हमें संरक्षित करना है और अगर हम उसे वातानुकूलित रूप से संरक्षित नहीं करते हैं तो जो मौसम के बदलाव का असर है उससे उन वस्तुओं में अकड़न आती है, उन वस्तुओं में विस्तारण होता है और कई बार ये प्रक्रिया अगर ठंडी गर्मी में हो तो वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, विनष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में कहीं वो सिकुड़ के, लुंठन के रूप में वो खराब ना हो जाए, विस्तारण फैलने से खराब ना हो जाए और ये प्रक्रिया चलती रही तो उसका रूप बिगड़ जाएगा, कहीं विरूपण ना हो जाए उसका, या फिर व्ययन किसी तरीके से वो ऐसी चीज़ है जो टूट टूट के खर्च हो रही है व्ययन के माध्यम से, या फिर ऐसा हो कि देश में वो चीज़ होनी चाहिए लेकिन निर्यात के माध्यम से वो हमारे देश से कहीं और चली जाए और उसका रक्षा और उसका महत्व हमारे लिए ऐतिहासिक हो, उसका महत्व हमारे लिए जो है वो कलात्मक रूप का हो। तो इन सारी चीज़ों पे राज्य को ध्यान देना होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे राज्य ने बहुत काम किए हैं और हमारे राज्य ने लगातार ऐसे जो कलात्मक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण राज्य कर रही। विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ बहुत सारे स्मारक हैं जिनको राज्य के द्वारा संरक्षित किया गया है। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ चीज़ें हैं जिनको राज्य लगातार काम कर रहा है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुँचे, उसका स्वरूप जैसा था उसकी यथास्थिति वैसी बनी रहे, राज्य काम कर रहा है, लगातार राज्य काम कर रहा है। लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं हमारे यहाँ गांधी जी का चश्मा, गांधी जी की घड़ी थी और उसका निर्यात होके वो इंग्लैंड चला गया था। ये अलग बात है कि उसे हमारे ही किसी व्यक्ति ने खरीदा और वापस भारत सरकार को दान कर दिया। साथ ही साथ सजेशन भी दिया कि राज्य की जिम्मेदारी है कि निर्यात से हमारा कोई राष्ट्रीय महत्व का जो ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व की वस्तुएं हैं वो निर्यात से कहीं क्षय न हो जाए। तो राज्य प्रयास करेगा और राज्य कर भी रहा है। ताजमहल जैसा जो हमारे स्मारक हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य काम करता है। इसी तरीके से हमारे जो बड़े बड़े कलात्मक महत्व के जगह हैं, स्थान हैं, उनको संरक्षित करता है। तो राज्य अपने हिस्से का काम कर रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ आप देखोगे तो ऐसे ऐसे स्मारक हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे म्यूजियम बनाए गए हैं जहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रीय महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के, कलात्मक महत्व के जो वस्तुएं हैं उनका हम लोगों ने संरक्षण किया है। इसी क्रम में आप दिल्ली में, नई दिल्ली में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी न कहीं इसी तरीके की चीज़ों को संरक्षित करने का एक बड़ा प्रयास हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 49 कहीं न कहीं एक ऐसी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर डालता है जो राज्य की जिम्मेदारी है कि जो लोगों का जो बौद्धिक स्तर है, जो लोगों का जो वैचारिक स्तर है वो देश के साथ जुड़ा रहे। तो एक बड़े उद्देश्य के साथ आर्टिकल 49 भी काम करता है। तो हम लोगों ने कहा था कि हमारा जो राज्य है ये उदार बौद्धिकवाद पे काम करता है, समाजवाद पे काम करता है और गांधीवाद पे काम करता है। तो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात है ये कुल 3 उद्देश्यों से चलती है। तो उदार बौद्धिकवाद की बात जो है आर्टिकल 49 के साथ जुड़ती है, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी बात हमें दोनों जगहों पे देखने को मिलती है। इसकी बात हमें मौलिक कर्तव्यों में भी देखने को मिलती है जहाँ ये नागरिक का कर्तव्य होता है, और इसकी बात हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी देखने को मिलती है जहाँ ये राज्य का कर्तव्य होता है। हालांकि आपको दोनों ही बातें पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो या मूल कर्तव्य हो, दोनों ही बाध्यकारी नहीं है, ना वो नागरिकों पे बाध्यकारी है, ना ये राज्य पर बाध्यकारी है। तो इसी तरीके से सरलता से ऐसे महत्वपूर्ण रूप से इस अनुच्छेदों को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़ते रह सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बार आपको दोबारा से बता दूं कि आपका जो P2I बैच है, जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इवनिंग बैच है, ये इवनिंग बैच
यद्यपि शुरू हो गया है, लेकिन इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि अभी भी बाकी है। 31 जुलाई तक आप अपना एडमिशन P2I बैच में कर सकते हैं। 3 माध्यम में हमारे यहाँ कक्षाएं चलाई जाती हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। और तीनों ही बैच में अगर आपको एडमिशन जिस भी बैच में चाहिए, उसकी क्लोजिंग डेट, एडमिशन बंद होने की डेट 31 जुलाई है। ध्यान रखिए, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद बैचेस आपको जो मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा समय के साथ आपसे काम लेना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के लिए अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो धीरे धीरे जो समय है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग व्यापक स्तर पे आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस बैच के साथ जुड़ें और मजबूती के साथ जुड़ें। अगर आप परिणाम चाहते हैं अपना, तो इस बैच के साथ जुड़ें, क्योंकि ये बैच वाकई में बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक रूप से आपकी तैयारी कराता है, पंक्चुअल रूप से आपकी तैयारी कराता है, गुणात्मक रूप से आपकी तैयारी कराता है। और आपका जब प्रारंभिक परीक्षा होता है तो मुख्य परीक्षा में आप हमारे साथ ऑफलाइन मॉडल में होते हैं। आपका रहना खाना, दिल्ली में पढ़ने की व्यवस्था, वो सब स्टडी IQ कराता है। तो ये बैच आवासीय बैच के रूप में कन्वर्ट हो जाता है आपके प्रारंभिक परीक्षा पास करने के साथ ही। तो इस बैच के साथ आप ज़रूर आएँ। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए इस बैच से रिलेटेड और आप हमसे जुड़ के वो जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए अमरेंद्र पांडे नोट्स, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप अपने मैसेज वगैरह दे सकते हैं। या फिर amrendra.pandey@studiiq.com ये मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल करिए। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा कि क्या आपको इसमें खास है और क्यों आप आए, या जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को हम कैसे पूरा करते हैं, मैं समझाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इस कक्षा को आप लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके से महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज आपके समक्ष आती रहेगी। तो इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।